हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका मित्र करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज मेरे साथ बातचीत के लिए एक स्पेशल गेस्ट उपस्थित होने वाले हैं, श्री मनोज कुमार यादव। मनोज कुमार यादव कारपोरेट लॉ एडवाइजर हैं, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं। लगभग 20 वर्षों से वो कंपनी सेक्रेटरीशिप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वर्तमान में मनोज कुमार यादव नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के चेयरमैन हैं। इन्होंने करीब 20 वर्षों में 400 कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया है। और इनकी जो एक सबसे स्पेशल बात है वह यह है कि आज के इस दौर में जब युवा कुछ बनने के बाद शहरों की तरफ भगते हैं, विदेश की तरफ भगते हैं अपना करियर बनाने के लिए, उस दौर में मनोज यादव जी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना। इसलिए इन्होंने अपने कार्य को ग्रामीण भारत की तरफ केंद्रित रखा है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे चैनल में मौजूद हैं। आज हम उनसे कारपोरेट लॉ के बारे में, कंपनी लॉ के बारे में और भी तमाम जो लीगल इश्यूज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल हैं, उनके बारे में हम बहुत ही सार्थक चर्चा करते हैं। हाँ जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल एंड सोशल अवेयरनेस हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताइए। आज आपसे कुछ कारपोरेट लॉ से रिलेटेड, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल से रिलेटेड, क्या उनके लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, किस एक्ट के तहत कौन सा बिजनेस मॉडल शुरू किया जा सकता है और किस में कॉम्प्लिकेशंस कुछ कम ज्यादा होते हैं, उन सब बारों में आपसे बातचीत करते हैं। तो हम बातचीत शुरू करेंगे आपसे। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किसी को भी अगर बिजनेस शुरू करना हो तो कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल उसको सूट करता है और कितने तरीके के लीगली ये बिजनेस मॉडल होते हैं और किस एक्ट के तहत कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया जाता है? जी 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 करीम जी, जी मैं एक एक करके आपको अभी बताता हूँ। जी भारत में बिजनेस शुरू करने के बहुत सारे मॉडल हैं, जिसमें सबसे सुगमता से स्टार्ट किया जा सकता है और बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, यूं कहें कि ना के बराबर होती है, वो है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। मैं एक एक करके आपको थोड़ा उसको बताते चलूंगा और वेरीफाई करता चलूंगा। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। उसके लिए उसका आधार और पैन कार्ड होना आवश्यक है। और अगर वो बैंक में करंट अकाउंट खोल लेता है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के तो भी वो कर सकता है। नहीं तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जी, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेता है। जैसे दुकानें हैं, छोटे छोटे एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं वो तो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही चलती है। जी जी, उसमें उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और बहुत ही इजीली हो जाता है और कोई ज्यादा इसमें वो एक्सपेंसिव नहीं आता है। ऑनलाइन डायरेक्ट भी करा सकता है। जी। दूसरा, अगर वो प्रोप्राइटर कंसर्न अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड करा लेता है तो भी वो उसका बैंक ओपन हो जाएगा। वैसे प्रैक्टिकली बात करें तो आज के डेट में प्रोप्राइटरशिप कंसर्न खोलने के लिए भी बैंक वाले जीएसटी की मांग करते हैं। इसलिए यूं कहें कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले, वो रिटर्न अपना फाइल करते रहे, क्योंकि जीएसटी कर लेने से उसकी फर्म की एंटिटी हो जाती है। वो जीएसटी के दायरे में नहीं है तो वो अपना रिटर्न तो उसको अगर एक बार लिया है तो रिटर्न तो भरना ही पड़ेगा। रिटर्न उसको नील का भर सकता है। और जिस सेक्टर में आता है, अगर सर्विस सेक्टर में है तो मंथली या नहीं तो क्वार्टरली में भी रिटर्न भर सकता है। जी। दूसरा जो सबसे पॉपुलर हिंदुस्तान में बिजनेस मॉडल है वो है पार्टनरशिप फर्म। भारत के अंदर बहुत पार्टनरशिप फर्म भी इस समय दो तरह की होती है। एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत दो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती हैं, और दूसरा एक पार्टनरशिप फर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, उसको एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। अच्छा। इन दोनों में भी
पार्टनरशिप फर्म में आप रजिस्टर्ड होकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, इसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन दोनों में बेसिक अंतर है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो फर्म रजिस्टर्ड होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अच्छा। और जो अनलिमिटेड का मतलब कि उसकी लायबिलिटी, उसके अगर कहीं वो बैंक से लोन लेता है तो उसमें अगर वो बिजनेस नहीं चल पाया और उसकी अगर कहीं डिसोल्यूशन करना पड़ा तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उसके साथ चली जाएगी और वो अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाता है जिसको एलएलपी बोलते हैं, ये 2008 में इंडिया में, इसके पहले और देशों में तो काम हो ही रहा था। तो इन जो एलएलपी है इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है और ये कंपनी किस एक्ट के तहत बनती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनेक्टेड लॉ है, 2008 में भारत सरकार ने लाई थी। तो इसमें ये कंपनी जैसा ही है। अच्छा। और इसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है। तो ये 2 तरह की भारत में पार्टनरशिप फर्में होती हैं। लेकिन टैक्सेशन दोनों पे बराबर है, टैक्स में कोई रिलीफ नहीं है। जो टैक्स का रेट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होगी उस पे भी वही है और एलएलपी में जो रजिस्टर्ड होगी उसके पे भी टैक्स की लायबिलिटी सेम है। अब तीसरा जो सबसे ज्यादा और बेहतरीन आज के दौर में मॉडल कह सकते हैं, वैसे तो इसी पे पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो है कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो मॉडल है इंडिया में वो है कंपनीज। अब वैसे तो कंपनी बहुत सारी होती हैं, मुख्यतः जैसे पहले प्राइवेट कंपनी की मैं बात करूंगा। ज्यादातर बिजनेस प्राइवेट कंपनी में स्टार्ट होती है। प्राइवेट कंपनी में भी एक और कंपनी आ गई है जिसको बोलते हैं ओपीसी, वन पर्सन कंपनी मीन्स कि एकदम वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न की तरह होती है। यानी पहले एक व्यक्ति कोई कंपनी नहीं बना सकता था, लेकिन अब क्या है, आज के डेट में 1 पर्सन भी कंपनी बना सकता है। तो क्या कंपनी एक्ट में इस तरीके का कोई प्रोविजन अमेंडमेंट करके किया गया है? यस, ये कंपनीज एक्ट में प्रोविजन आया है और ये इस समय काफी पॉपुलर है। जैसे कोई इंजीनियर है या कोई सिंगल आदमी जिसको किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है और कंपनी के फॉर्म में अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप, वो 1 पर्सन कंपनी बना के अपना काम कर सकता है। वो कंपनी प्राइवेट एक तरह से ही होती है, उसमें केवल एक नॉमिनी फाइल होता है। नॉमिनी इसलिए फाइल होता है कि चूंकि वो व्यक्ति अकेले है, अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वो नॉमिनी उस बिजनेस का सक्सेसर हो जाता है और उसमें कोई लीगल डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता है। इसलिए ऑलरेडी नॉमिनी फाइल होता है और जिसको भी नॉमिनी फाइल करेगा उसके किसी मिस हैपनिंग के स्टेज पर उसका नॉमिनी उस बिजनेस का सक्सेसर सुओ मोटो हो जाएगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। इसमें किसी तरह के कोई लिटिगेशन की जगह नहीं है, किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है, इसलिए ये पहले से फाइल किया था। इसमें और प्राइवेट कंपनी में छोटा सा अंतर यह है कि प्राइवेट, इसकी एक लिमिट है, वो 2 करोड़ के अंदर काम करता है, 2 करोड़ तक के टर्नओवर तक ये काम कर सकता है। अगर 2 करोड़ टर्नओवर से एक्सीड करता है इसका टर्नओवर तो ये प्राइवेट कंपनी में इसको जाना ही पड़ेगा और एक पार्टनर को जोड़ना पड़ेगा, एक डायरेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गई पार्टनरशिप कंडीशन है जी। ये कंडीशन है, ये है कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से लोग ज्यादा लोग मिलकर ही बनाते हैं, कम से कम 2 लोग होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। पहले कंपनी जब 1956 में ये लिमिट केवल 50 थी, अभी ये लिमिट 200 हो गया। यानी प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा लोग शेयर होल्डर नहीं हो सकते हैं। ये बाध्यता है कंपनी एक्ट 2013 की, कंपनीज एक्ट 2013 की ये बाध्यता है कि आप प्राइवेट कंपनी है 200 ही सदस्य हो सकते हैं, उसके मेंबर 200 से हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जो पहले कंपनी एक्ट था 1956 वाला, उसमें ये कंपल्सन नहीं था? नहीं, उसमें ये लिमिट 50 की थी। अच्छा, ये लिमिट बढ़ाई गई। अच्छा जी, ये लिमिट पहले जो है 50 की थी, अभी ये लिमिट बढ़ा के 200 कर दी गई है। अब हम आते हैं पब्लिक कंपनी पे, जिसको लिमिटेड कंपनी लोग कहते हैं। पब्लिक कंपनी का गठन कम से होती है, मिनिमम 7 लोग सब्सक्राइबर आते हैं
और मिलकर, जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और 7 लोग मिलकर के अपना एप्लीकेशन देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, तो वो कंपनी गठित होती है, जिसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं। इसका स्कोप थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एक ही घर के लोग नहीं कर सकते हैं, जैसे तीनों डायरेक्टर एक ही फैमिली मेंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग होने चाहिए। कम से कम 1-2 डायरेक्टर अलग से होने चाहिए, नहीं तो इसमें कंट्राडिक्शन मीटिंग्स में आ जाएगी। और इस तरह से लिमिटेड कंपनी है, ये एक बड़ा फार्म है, अब बिजनेस है। इसकी मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। यानी कितने भी लोग इस कंपनी के सदस्य हो सकते हैं। इवन ये कंपनी आगे चल के अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और ये कंपनी आगे अगर अच्छी चलती रहेगी, इसके ट्रैक रिकॉर्ड होंगे, कंपनी अपने मेंबर्स का अगर विश्वास जीतती रही, अच्छे से ट्रांसपेरेंसी से काम करती रही, तो ये एक लिस्टेड कंपनी भी बन सकती है। और ये अपना शेयर, अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ शेयर भी इशू कर सकती है। आईपीओ ला सकती है, पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आईपीओ बोलते हैं जिसको। यानी वो लिस्टेड होने के बाद अपना शेयर पब्लिक में जारी कर सकती है, जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से करेगी। उसमें सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको पहले अप्रूव करेगी, फिर ये कर सकती है। तो ये हो गई हमारी पब्लिक कंपनी। इसमें बहुत कम लोग जो आते हैं, क्योंकि ये बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इस शायद इंडिया का ये सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। अब चौथे नंबर पे हमारी अगर और कुछ देखें, ये तो हमारी कॉमर्शियल कंपनियां हो गई। अब चौथे नंबर पे हमारे पास एक कंपनी आती है जो बिल्कुल एग्रो फार्म की होती है। अच्छा। उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा, प्रोड्यूसर कंपनी आजकल आपने नाम सुना होगा, जैसे सरकारें आज कहती है कि फार्मर एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे सरकार ने ये काम शुरू किया है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो प्रोड्यूसर कंपनी के फार्म में ही बनती है। अच्छा, और ये एक्ट, ये इसका प्रोविजन 2002 में आया था। और ये कंपनी और कोऑपरेटिव का एक मिक्सचर है, यानी कंपनी होते हुए भी कोऑपरेटिव के फार्म में चलती है और किसानों का सबसे बड़ा संगठन है। और अच्छा। इसके मतलब किसानों का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह रन करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडवांस फार्म कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये 2002 के एक्ट के तहत होती है, कंपनी एक्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट? नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में नहीं होती है, तो कंपनीज एक्ट में ही होती है। इसका स्पेशल एक एक्ट है, कंपनी प्रोड्यूसर कंपनीज का एक स्पेशली छोटा सा सेक्शन है, बनाया गया है। स्पेसिफिक एक्ट तो नहीं है, एक कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन मेंशन किया गया है स्पेशली। और उस सेक्शन जो 1956 में जो सेक्शन था, वो भी वही सेक्शन सेम 2013 में भी चल रहा है, क्योंकि उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ इंडिया के अंदर। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी टोटल टैक्स फ्री कंपनी है। अच्छा, अगर टोटल एक ऐसी कंपनी जो टैक्स फ्री है, जिसपे कोई टैक्स है ही नहीं है, लेकिन कंडीशन इसमें बहुत सारी हैं। अगर आप पोस्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, किसानों का एक संगठन जो, जैसे कि गेहूं से अगर आपने आटा और दलिया बनाया और उसको आपका संगठन बेच रहा है, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, और ये जो 2019 के फाइनेंस एक्ट में आया था प्रोविजन, इसमें कोई भी टैक्स नहीं है। जीएसटी वगैरह भी नहीं लगेगा? जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी तो लगेगा, क्योंकि जीएसटी तो ट्रांजैक्शन पे लगेगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स पे लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है। लेकिन इनकम टैक्स नहीं है। और 100 करोड़ टर्नओवर तक जो भी प्रॉफिट आपकी निकले, यानी टर्नओवर 100 करोड़ तक हो जाती है उस संगठन का, उस एफपीओ का, यानी प्रोड्यूसर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं, इसमें इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्मेलिटी होती है। कम से कम 10 फार्मर्स, 10 प्रोड्यूसर, फार्मर वर्ड प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट में नहीं लिया हुआ है, प्रोड्यूसर वर्ड यूज किया गया। प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादक करता है, यानी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कुछ करता है, और एग्रो फील्ड में, एग्रो के सेक्टर में, एग्रो एंड एलाइड सेक्टर में काम करता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। जैसे कोई डेयरी है, कोई कुक्कुट है, अच्छा, और
मुर्गा और मछली फिशरीज वाले हैं, ये सारे इसमें आते हैं। फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए मुझे लगता है कि ये लाया गया होगा। लाया गया है ये फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, केवल बेसिकली जो फार्मर्स प्रोड्यूसर मिल करके, फार्मर्स के जो जो फार्मर्स हैं वो मिल करके अपना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, अपनी जी। चेन डेवलप कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और आपस में पैसे कलेक्ट करके कोई, जैसे जैसे मान लीजिए 100 किसान मिल गए कन्नौज में, और वो अपना कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करके और अपनी इस कंपनी में कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, और बैंक फाइनेंस करने के लिए रेडी है। वो अपना वर्केबल बैंकेबल प्रोजेक्ट अगर देते हैं तो बैंक फाइनेंस भी करेगी। और सबसे सुंदरता इस कंपनी की क्या है कि ये कंपनी डोनेशन, सब्सिडी, तमाम चीजें हैं जो इसको मिल सकती है, जो कि प्राइवेट कंपनियों को डोनेशन और सब्सिडी, डोनेशन नहीं मिलता है। अच्छा, और अच्छा। वो सब चीजें डोनेशन तक इसको मिल सकता है, इस कंपनी में कोई रोक नहीं है। तीसरी, इस जी। कंपनी के नाम के आखिर में प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड लिखा हुआ है। देखने और सुनने में ये लिमिटेड लगती है, इसमें भी अच्छा, मेंबर्स की अच्छा। कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम्म। ये बेसिकली ये प्राइवेट कंपनी होती है, यानी फॉर्मेलिटीज एकदम लेस है इसके अंदर। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्राइवेट कंपनी होती है। अच्छा, जो अच्छा। मिनिस्ट्री में जो फाइलिंग करते हैं या जो उसमें इसको अलॉट किया गया है वो प्राइवेट है, लेकिन इस जो ये देखने में लिमिटेड, XYZ प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी है इसके आखिर में, अच्छा, इसलिए अच्छा। देखने में ये, और ये लगता प्राइवेट है कि कंपनी का पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है, नहीं लगता नहीं है, हम्म। नाम से पब्लिक कंपनी लगता है, काम से भी पब्लिक कंपनी है, क्योंकि अच्छा, इसके अच्छा। मेंबर जो प्राइवेट कंपनी के जो रिस्ट्रिक्शन है 200 मेंबर्स का, वो नहीं ये है। उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। यानी हम्म। प्राइवेट कंपनी का कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। जी, जी। और फाइलिंग मतलब इसलिए कि ये किसानों का एक संगठन है, किसान हम्म। फार्मर्स इसमें मिलकर काम करते हैं, इसमें लेस फॉर्मेलिटीज है और फायदे ही फायदे। जी, जी। मनोज उसके भाई। बाद इसी जी। क्रम, बोलिए, जी क्या कह रहे हैं? इसी क्रम में बस थोड़ा सा और वक्त दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी और ऑर्गेनाइजेशन है उसको बता दूं, फिर जी, जी, सवाल बोलिए। होगा। और अगर अगर फाइनेंशियल सेक्टर में छोटे प्लेयर्स आना चाहते हैं, तो हम्म। उसके लिए भी हमारे पास दो कंपनियां हैं स्पेशली। हम्म। एक है निधि कंपनी, जिसको निधि। पहले म्यूचुअल निधि कंपनी। अगर अच्छा, कोई अच्छा। कोई कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर हम्म। बैंकिंग बिजनेस में आना चाहता है, तो हमारे पास इसको बहुत ही कम लेस फॉर्मेलिटीज के साथ वो, अगर वो निधि कंपनी बना लेता है, ये इसको सारी कंपनी पहले कंपनीज एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के में ही रजिस्टर होती नहीं सारी कंपनियां। अच्छा। निधि कंपनी का काम एकदम बैंकिंग जैसे है, और वो भी लिमिटेड कंपनी होती है, 7 लोग मिलकर के इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन, बस इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि जिस रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में, अगर कानपुर में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो कानपुर में एक ब्रांच के साथ वो शुरू करेगा और 3 साल चलाता रहेगा। और उसके बाद अगर उसका प्रॉफिट हो जाता है 3 साल कंसेक्यूटिवली, 3 साल प्रॉफिट में आ जाती है, तो ये कंपनी मंत्रालय के रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेकर के अपनी आगे की ब्रांचेस खोल सकता है। जी। और जैसे एक बैंक की ब्रांच चलती है, FD RD लोन, वो सारा काम वो करता है, लेकिन पब्लिक में इश्तेहार नहीं देगा, पहले अपने मेंबर्स बनाएगा, यानी जो उस कंपनी के सदस्य बनते हैं उन्हीं के साथ ये बैंकिंग व्यवसाय चलता है, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चलता है। ये चिट फंड कंपनी नहीं है, जैसा कि आपने अच्छा, सुना होगा कि कोई भी कंपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करती है तो ज्यादातर जो है पेपरों में और मीडिया में आता है कि ये चिट फंड कंपनी है। चिट फंड चिट कंपनी। फंड कंपनी चिट चिट फंड फंड कंपनी का कंपनी रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत होता है? वो भी कंपनी एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड कम होती है? चिट फंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में भी हो जाएगा, अच्छा। सोसाइटीज एक्ट में भी हो जाएगा, लेकिन चिट फंड हर स्टेट में एक अलग से चिट फंड को गवर्न करने के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, उसमें उसको परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, अच्छा। और हमारी समझ से इसमें इस समय इसमें DM की परमिशन की जरूरत पड़ती है। कंपनी मंत्रालय से भी चिट फंड कंपनी आती है, और बनने के बाद उसको स्टेट में अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से एक लाइसेंस लेना होता है कि मैं इसको चला सकता हूं या नहीं, तो ही वो चलाएगा, क्योंकि चिट फंड का एक अपना स्टेट का कंट्रोल है इसमें। अच्छा, अच्छा। और वो कंपनी से बिल्कुल अलग होता है। चिट फंड को रिकॉग्नाइज तो RBI ने कर रखा है, लेकिन उसका एक अलग से एक्ट है, उसके अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जी, जी। तो ये बैंकिंग व्यवसाय है। दूसरा, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस भी करना चाहता है, ये भी बैंकिंग का एक छोटा सा है, केवल फाइनेंस अगर करना चाहता है, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस नहीं, केवल माइक्रो। माइक्रो फाइनेंस, यानी 10,000 से लेके 1,000 से लेकर के 1,20,000 1,30,000 तक अगर लोन देना चाहता है स्मॉल लेवल पे,
ग्रुप में, इंडिविजुअली, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो ये भी माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन जो सेक्शन 8 की कंपनी होती है उसको बना करके वो कर सकता है। बाकी माइक्रो फाइनेंस MFI भी होती हैं जो RBI जी ये सब काम हो सकता है। तो इतनी सारी कंपनियां होती हैं भारत के अंदर, इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अच्छा, हम आपसे आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि जितने भी बिजनेस मॉडल हैं इनमें से प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होता है और सबसे लेस लीगल फॉर्मेलिटी किसमें होती है? देखिए, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज तो सबसे प्रोप्राइटरशिप में ही होती है। अच्छा, प्रोप्राइटरशिप में होती है, लेकिन अभी समय समय पे सरकार अपनी जो कानूनी स्ट्रक्चर बदलती रहती है और एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल किसी एक पर्टिकुलर विषय वस्तु को जान करके हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा व्यवसाय है, उसमें हमें उसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट में हुआ, वो उसकी एंटिटी, बिजनेस एंटिटी मॉडल क्या है, उसके बाद से उसके ऊपर GST का इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद से GST में सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए, उसके बाद से इनकम टैक्स का क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीजें, और उस बिजनेस की जियोग्राफी क्या है, वो कहाँ पे लगाया हुआ है और कैसे वो ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर आज की डेट में देखें तो अभी एक अमेंडमेंट इनकम टैक्स के अंदर हुआ है जो 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव है। अच्छा, उसमें उसमें ये टैक्स में आया है कि अगर 1 अक्टूबर 2019 के बाद कोई भी बिजनेसमैन अगर कंपनी बना के करता है, यानी कॉर्पोरेट में आता है, कॉर्पोरेट एंटिटी में आता है, कंपनी बना के आता है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुराने किसी प्लांट मशीनरी को हायर करके नहीं लगाता, फ्रेश लगाता है, यानी नई कंपनी बनाया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2019 के बाद, और प्लांट मशीनरी नया लगाया, टोटल कैपिटल नया लगाया और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स 15% है। वही संस्थान अगर प्रोप्राइटरशिप में लगा दी जाए, सेम दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए ए ने प्रोप्राइटरशिप लगाई और बी ने कंपनी में लगाई, तो उस प्रोप्राइटर के ऊपर इनकम टैक्स 30% है, और इस बी जो कंपनी में लगाई सेम प्रोजेक्ट और लोकेशन डिफरेंट रहा, उसको 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो यूं कहें कि अगर इनकम टैक्स के पॉइंट, क्योंकि जब भी प्रॉफिट आएगी वो टैक्स काट के प्रॉफिट आपकी बचेगी, नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो टैक्सेबल ध्यान में रखें, तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ही आना इस समय बेहतर है, मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर ट्रेडिंग भी कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर या तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा या ट्रेडिंग करेगा या सर्विस प्रोवाइडर होगा, तो ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडिंग भी अगर वो करता है तब भी कंपनी के फार्म में उसको 22% टैक्स देना है। अच्छा, और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को कोई इस तरह की छूट नहीं है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, इन तीनों को के ऊपर टैक्स लायबिलिटी में कोई छूट नहीं है। उसको 30%, यानी जो पैसा कमाएगा ग्रास, उसको जो है उसके एक्सपेंसेस के बाद से जो प्रॉफिट उसकी आएगी, उसको नेट प्रॉफिट पे उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो इस आज के सिनेरियो में देखा जाए तो कॉर्पोरेट में अगर कोई बंदा, अगर नया बंदा आ रहा है तो वो उसको, अगर उसका स्कोप ज्यादा है, अगर कोई बहुत छोटा है जैसे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है मान लीजिए, और उसकी खर्चे काट के उसके नेट प्रॉफिट 4,50,000 हुआ, तो उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगी। लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक उसकी, अगर उसकी बिजनेस में अगर वो उसका कोई एम है, उस बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, तो फिर वो प्रोप्राइटरशिप में ना आकर के कंपनी के फार्म में आए, क्योंकि कंपनी में भी लेस इनकॉर्पोरेशन बहुत नहीं है, 1 हफ्ते में कंपनियां बन जा रही हैं। अगर प्रयास करा जाए तो 3 दिन में भी कंपनियां बन जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइबिलिटी बहुत लीगल नहीं है, क्योंकि 50 लाख तक की जितनी कंपनियां हैं जिनके कैपिटल 50 लाख तक है, वो स्मॉल कंपनियों में आ रही हैं। उनके लिए कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, कहीं बार बार सर्टिफिकेशन करने उनको नहीं जाना है, केवल साल के अंत में उनको ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल करना है, इनकम टैक्स फाइल करना है, और GST तो सभी को बराबर है। GST में कोई छूट किसी को अलग से नहीं दी जाती। सारी, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, कोऑपरेटिव हो, GST सभी पे इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो मनोज कुमार जी, आपने बहुत समय दिया मेरे चैनल पे और बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी मेरे दर्शकों को। उनको कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी, और इस जानकारी के लिए और इस अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं आपसे।
और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रखते होंगे।